ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे याद रहे तू. Hey guys, welcome back in this video. We are doing your new chapter, the name of which is agricultural income. क्या आपने ये नाम पहले सुना है? एग्रीकल्चरल इनकम यानी एग्रीकल्चर से कमाई हुई इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता सेक्शन 10 क्लॉज 1 में. क्या आपने ये बात पढ़ी है क्या? अगर नहीं पढ़ी तो जान लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स लगाने के लिए अलाउ नहीं करता है. हमारे किसान भाई बहन जो हैं उन्हें बोला गया है कि आप मेहनत करें, एग्रीकल्चर करें, सामान को उगाएं, बेचें अपनी क्रॉप को, और उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा. व्हाट अ ग्रेट न्यूज़. एक काम करते हैं भैया, अपनी खेती बाड़ी खोल लेते हैं. और नहीं तो क्या, बहुत सारे लोग हैं भैया जो खेती बाड़ी कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. कर लो, कोई टैक्स नहीं है. अलोई वीरा जेल बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं. आप कर सकते हैं जी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और टैक्स भी नहीं है. करोड़पति बन जाएंगे और टैक्स भी नहीं लगेगा. वाओ. तो ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैसे करते हैं. सर अभी तो आपने बताया कि टैक्स लगता नहीं है. जी नहीं लगता, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट मेथड निकाला है और उस इनडायरेक्ट मेथड के तहत थोड़ा बहुत टैक्स लगता है. वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. आज हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे. तो बताइए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. जी हाँ, बताते हैं सरकार. ये मेरा कार्ड है. पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है और उसका सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 है. आगे जो बात लिखी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी क्रिस्टल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. बात क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है. कोई भी चीज़ की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी होती है. सेक्शन 2 IA में बताया हुआ है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है. अब ये IA है या 1A है, ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. ये IA नहीं है, ये 1A है. मैंने यहाँ पर लिख दिया IA, इसको 1A कर लीजिएगा जी. सेक्शन 2 क्लॉज 1A. गूगल क्रोम को बंद कर देते हैं, वैसे भी 2 खुल गए हैं. चल हट यहाँ से, निकल निकल निकल. एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 1A में लिखा है. ये 3 बातें एग्रीकल्चर इनकम होती है. पहला, अगर आपको कहीं से रेंट मिलता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड से आपको रेंट मिलता है, जैसे कि आप इस लैंड के ओनर हैं और ये एक खेती बाड़ी के लिए लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है. आपने ये लैंड किसी कल्टीवेटर को दे दिया. कल्टीवेटर यहाँ पर खेती बाड़ी करेगा और बदले में आपको रेंट देगा. तो जो ये खेती बाड़ी कर रहा है वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है ही, पर जो ये एग्रीकल्चरल लैंड पर रेंट आपको मिल रहा है ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है और इस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा. यही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि ये बेचारा कहता है मैं पैसे कहाँ से लाऊं साहब, मैंने जो है गेहूं की या राइस की या कोई भी और पदार्थ की मैंने जो है खेती बाड़ी करी है. ये खेती बाड़ी का कुछ 1 किलो 2 किलो 50 किलो 100 किलो जो भी है आप मुझसे अनाज ले लो. तो कई बार क्या होता है कि जो इसका रेवेन्यू आता है उसका आप एक पर्टिकुलर शेयर लेते हैं या फिर आप रेंट लेते हैं. बात एक ही है, पैसों में भी ले सकते हैं या फिर जो भी आप बेचोगे और उस बेचने का कुछ शेयर भी ले सकते हैं अगर इस बंदे के पास पैसे नहीं है. कई बार जो रेंट होता है उसमें आप पैसे की जगह ये भी ले सकते हैं जो उत्पाद हुआ है खेती बाड़ी में, जो इसने चीज़ें बनाई है वो भी आप जो है रेंट की फॉर्म में ले सकते हैं. तो वो एक तरह से काइंड हो जाएगा, रेंट इन काइंड. समझे मैंने क्या क्या बात बताई है? दोबारा से बताता हूँ. अगर एक लैंड है आपके पास तो आप उसे किसी को किराए पर दे सकते हैं. वो व्यक्ति जो होगा वो खेती बाड़ी करेगा और बदले में जो इनकम कमाएगा वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी. वो व्यक्ति जो आपको लैंड के लिए रेंट देगा, जो कि कैश में हो सकता है या जो इसने उत्पाद करा, जो भी इसने उत्पादन करा किसी चीज़ का, उसका भी कुछ शेयर आपको दे सकता है रेंट की फॉर्म में इन काइंड. तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा. या फिर वो बोल सकता है, आप बोल सकते हो उसको
कि भाई जितना भी तू बेचेगा ना उसका 10% मुझको दे दियो। तो ऐसे भी जो है रेंट फिक्स हो सकता है, ये भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो खेती बाड़ी का सामान बेच कर भी और उसका रेंट भी एग्रीकल्चरल इनकम है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर लैंड के आसपास कोई बिल्डिंग बना दी है, स्टोर रूम हो गया, या वहाँ पर आप रहते हैं, जैसे कि मुझे ध्यान आ रहा है कि खोसला का घोंसला मूवी थी, उस व्यक्ति को जो खुराना होता है उसे सबक सिखाने के लिए पूरी फैमिली जो है एक षड्यंत्र करती है और उसे एक लैंड पर लेकर जाती है। तो मैं देखता हूँ एक कुटिया होती है जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। तो वो एक तरह से क्या था, वो एक जगह बनी हुई थी लैंड के ऊपर, उससे भी अगर कोई इनकम आ रही है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, या तो रेंट जो कैश में या काइंड में हो सकता है, या फिर जो रेवेन्यू आ रहा है खेती बाड़ी करके उसका कोई शेयर, या फिर जो इनकम आप कमा रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, जो कि डेफिनेटली एग्रीकल्चरल इनकम होती है, और जो आपकी फार्म बिल्डिंग है या फिर कोई लैंड सिचुएटेड है एग्रीकल्चरल लैंड या उसके नियर बाय एरिया में और उसे कल्टीवेटर या रेंट रिसीवर यूज़ कर रहा है, अगर उससे भी कोई इनकम जनरेट हो गई तो वो भी जो है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और उससे कोई इनकम कैसे होगी भाई, किसी को आपने रेंट पर दे दिया और पैसे कमा लिए तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। तो ये तीनों चीज़ें एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आती है, इसके लिए तीनों एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपका लैंड भाई साहब फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, इंडिया में नहीं है, तो उस केस में वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि हम तो इंडिया में खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री के लिए नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर रेंट आपको काइंड में रिसीव होगा, जैसे कि वीट या राइस मिल गए आपको, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे कि ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है राइस मिला, राइस की बोरी मिली, वीट की बोरी मिली, जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये। जो भी उस टाइम रेट चल रहा होगा वो आपने देख लिया कि भाई 5,000 रुपये की जगह मुझे दाल चावल या जो भी आपको मिला वो मिल गया, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये के बराबर थी। अब अगर आप इस 5,000 रुपये को 7,000 में आगे बेचते हैं तो जो 2,000 का प्रॉफिट कमाएंगे वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, पर ये जो 5,000 रुपये आपको मिले रेंट के बदले, ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। कैश मिलता तो अच्छी बात था, नहीं मिला तो आपने उसकी मॉनेटरी वैल्यू देख ली, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इज़ दैट क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको रेंट लेट मिलता है। एक व्यक्ति है जो आपको जो है 5,000 रुपये का रेंट ही दे रहा था कैश में, जो भी है पेमेंट कर रहा था वो अगर आपको लेट पेमेंट करता है तो उसको इंटरेस्ट देना होगा 10% पर मंथ के हिसाब से, या 10% पर एनम के हिसाब से, कुछ भी। वो आपको पेमेंट करता है 5,500 की, जिसमें 500 रुपये इंटरेस्ट के हैं बिकॉज उसने लेट पेमेंट करी है। तो ये 500 रुपये जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी जो इंटरेस्ट मिला है, पर ये 5,000 रुपये आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है जो मैंने समझाया? अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो एक और बात जाननी जरूरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वार से निकल कर आ रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनॉय कुमार सहस रॉय के केस में एक बहुत अच्छी बात बताई थी, और वो क्या बात थी ये सभी लोगों को एग्रीकल्चरल इनकम में जानना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो एग्रीकल्चर में 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, उन दोनों ऑपरेशंस को डिफाइन कर दिया। एक था बेसिक ऑपरेशन, दूसरा था सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में 2 चीज़ें होती है। एक है टिलिंग ऑफ लैंड, क्या करते हैं, सॉइल पर हल चलाते हैं ना, उसके बाद बीज बोते हैं, इरिगेशन वगैरह उसको देते हैं, ये तो है बेसिक ऑपरेशन। उसके बाद होते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, यानी कि जब क्रॉप बाहर आ जाती है, आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट फ्रॉम द लैंड, लैंड से जैसे ही बाहर निकलता है उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसकी और केयर करनी है, वो सारा काम होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि बोथ एक्टिविटीज़ जो हैं वो होना ज़रूरी है अगर हम उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलना चाहते हैं तो। देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम में ये 2 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हमने जो ऊपर पढ़ा इनकम फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती क्या है। अगर आउटपुट फूड ग्रेन नहीं भी है, कॉटन, जूट, बट ये 2 चीज़ें हो रही है, वो पेड़ पर आता है कॉटन, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा भी है, पीछे पेड़ पर भी कॉटन था,
तो काम तो वही किया होगा, लैंड में बीज बोए होंगे, चीज़ें उगाई होगी, उससे निकला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही होता है। तो इवन इफ आउटपुट इज़ नॉट फूड ग्रेन क्लियरली लिखा हुआ है, तो भी अगर ये दो एक्टिविटीज़ करिए तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी क्रॉप निकलती है जिसे आप मार्केट में नहीं बेच सकते, वो बेचने की कंडीशन में नहीं होती है। ऐसी कोई चीज़ निकल गई भारी है या फिर जिसको आप कैरी नहीं कर सकते हो, उस प्रोड्यूस को कैसे बेचोगे आप? ऐसी चीज़ आप बनाते हैं जिसका कोई रेडी मार्केट ही नहीं है, मतलब आप उसे कंज्यूमर को बेच ही नहीं सकते। आपने जो क्रॉप निकाली, जिसको हार्वेस्ट करा, उसे आप बेच ही नहीं सकते। अगर आप उसको बेचना चाहते हैं या सेलिएबल कंडीशन में लाना चाहते हैं कि भैया हम इस पर कुछ ऐसी चीज़ें कर दें, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दें जिससे कि ये बेचने वाली हालत में आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भी हम उसको एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रोसेस नेसेसरी नहीं है, कि करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो फिर उसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानेंगे। जैसे कि शुगर केन से जो है जैगरी बनता है, यानी कि गुड़ बनता है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, शुगर केन से गुड़ बनता है। आप शुगर केन को भी बेच सकते हैं। गन्ने खाए हैं आपने, मिलते हैं ना मार्केट में, सेलिएबल कंडीशन में है, फिर भी आपने उस पर फर्दर प्रोसेस लगाया, शुगर बनाई, या शुगर से आपने शुगर नहीं बनाई तो गुड़ बना लिया, कुछ भी बनाया आपने, तो ज़रूरत नहीं थी वो बनाने की, फिर भी आपने बनाया, तो इसे मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानूंगा गुड़ को। हाँ, शुगर केन को मानूंगा मैं, पर जैगरी को मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानूंगा, क्योंकि शुगर केन ज्यों का त्यों बिक सकता था, उस पर फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी। प्रोसेसिंग करी है आपने, अगर आपने प्रोसेसिंग करी है तो फिर वो तो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा दिया, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो चीज़ बनेगी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। बात समझ गए आप? हाँ, अगर शुगर केन ऐसा होता कि भाई बहुत बंडल में है जिसको आपको अलग करना पड़ेगा, फिर सिंगल सिंगल बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कुछ प्रोसेस लगाते और फिर इसको बेचते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में था जिसको मार्केट में ले जाया नहीं जा सकता, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। इसमें से जो है एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कहने के लिए तो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पर ये एग्जाम्पल से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज़ें आपको हर पॉइंट को याद करना है। ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसमें कुछ बातें बताई गई है जो एग्रीकल्चरल इनकम हमेशा होती है और कुछ नहीं होती है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्लांट ग्रोन इन नर्सरी, ये नर्सरी क्या होती है? आप देखिएगा आपके घर के आसपास कोई नर्सरी होगी, नर्सरी की क्लास नहीं, नर्सरी की स्कूल नहीं भाइयों, ये नर्सरी वो है जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो वो जो नर्सरी वहाँ प्लांट ग्रो कर रही है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, हमेशा एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। फिर आपका जो कॉटन है, जूट है, टिम्बर की ट्रीज होती हैं, कॉफ़ी है, टी है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम में जानवर वाली चीज़ें नहीं आती हैं, यानी पशु पक्षी की जो डेयरी फार्मिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन्स बना रहे हैं, फिश लेकर आ रहे हैं, मछलियों को समुद्र से पकड़ कर ला रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ये जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं है जी, ये खेती बाड़ी नहीं है। हाँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ सकता है, बट खेती बाड़ी में नहीं आएगा, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। उसके बाद जो है आप कुछ स्पॉन्टेनियसली जो है ट्री ग्रोन हो जाती है, ट्री जो है बड़ी हो जाती है 1 महीने में या 5 महीने में, जो भी है फटाफट से जो है वो ट्री बड़ी होती है, उसको बेचते हैं, पेड़ उगाते हैं, पेड़ बेचते हैं, पेड़ उगाते हैं, पेड़ बेचते हैं। वो जल्दी उगने वाले पेड़ जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। उससे जो इनकम आएगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उस पर भी लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना गया। आप जो है वाटर सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, माइंस वगैरह होती है जिससे रॉयल्टी इनकम आती है। अगर किसी ने अपनी माइन दी है तो वो व्यक्ति जो है मुझे, अगर मैं उसका ओनर हूँ माइन का, यानी कि मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, तो उस माइन से वो मुझे जो है रॉयल्टी इनकम आएगी। फिल्म की शूटिंग होती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फार्म लैंड पर, फार्म हाउस पर होती है, एग्रीकल्चर इनकम ये सब नहीं है सर। यहाँ तक की बात क्लियर है? जो भी चीज़ें मैंने बताई, क्या वो आपको क्लियर है? मैं सीधे सीधे पॉइंट पर पॉइंट रखता हूँ, सीधा का सीधा, कोई घुमाया नहीं, कोई इधर उधर की कहानी नहीं सुनाई, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बताई, सीधा टू द पॉइंट, ये है और यही है, दैट्स इट।
कॉम्पोजिट एक्टिविटी की बात करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसमें एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन पूरा नहीं होता। जैसे कि आप टी बनाते हैं, तो वैसे तो एग्रीकल्चर में शायद टी की जो है पत्तियां बनती है, फिर पत्ती से जो है चाय पत्ती बनती है, ऐसा कुछ होता है। तो देखा जाए तो जो पत्ती आपने बनाई, टी की जो लीव्स थी, वो एग्रीकल्चर इनकम है, पर उससे जो आपने चाय की पत्तियां बनाई जो आप अभी यूज़ करते हैं, वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उसका एक सर्टेन पोर्शन आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। सिमिलरली आप रबर बना रहे हैं, सिमिलरली जो है रबर भी ऐसा होता है कि जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में आप नहीं बेचते, कुछ ना कुछ उसमें रिफाइनमेंट करना पड़ता है जो एक्चुअली में रबर आगे जाता है। तो उस केस में भी वो पूरा 100% एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है। और ऐसे ही जो है कॉफ़ी भी होती है। कॉफ़ी को आप जो है ग्रो करते हैं, क्योर करके बेचते हैं या पीस कर बेचते हैं, नेस्कैफे या ब्रू की भी आती है शायद। तो वो सब भी जो है 100% एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। हमारे एक्ट में, इनकम टैक्स के रूल्स में एक सर्टेन पोर्शन बता दिया गया कि इतना पोर्शन हम एग्रीकल्चर इनकम इसका मानेंगे इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। इसके रूल नंबर मैं आपको बताता हूँ, 7A, 7B का 1, ये 1A और ये 8। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, सेल ऑफ रबर में कितना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम होगा? ये आपको 4 चीज़ें याद करनी जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रबर में जो है 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा और बैलेंस तो बिजनेस इनकम होगा ही होगा। तो यानी कि अगर आप रबर बनाकर बेच रहे हैं तो उसमें पहले आप प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम निकालेंगे, जैसे निकालते हैं सभी खर्चे माइनस करने के बाद, और फिर उस इनकम के, पीजीपी इनकम के 2 टुकड़े करेंगे कि इसका एक सर्टेन पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम है और सर्टेन पोर्शन बिजनेस इनकम है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग लगी है। और एक्ट में, रूल्स में बता दिया गया कि इन कैटेगरीज में इतना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का आप मान सकते हो, मानना ही पड़ेगा। अगर आप टी बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी, जो चाय की पत्तियां जो आती है यूज़ करते हैं आप, उसमें 60% एग्रीकल्चर इनकम है, 60%, बाकी की बिजनेस इनकम है। इसको भी कैसे निकालोगे? प्रॉपर बिजनेस इनकम पीजीपी निकालोगे, फिर उसके 2 पार्ट कर दोगे कि एक पोर्शन एग्रीकल्चरल है और एक पोर्शन एग्रीकल्चरल नहीं है, बिजनेस है। कॉफ़ी के 2 पार्ट करे हुए हैं, रूल 7B में 2 पार्ट करे हुए हैं। अगर आप कॉफ़ी को ग्रो करते हैं और क्योर करते हैं, ग्रो करने के बाद उसको सेपरेट करना होता है उसके बीन्स वगैरह को, तब तो आपकी 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, नहीं ज़्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का माना जाएगा। बट अगर आप उसे ग्रो कर कर, क्योर कर कर, प्रिजर्व करके आप उसे ग्राउंड भी कर देते हैं, यानी कि पीस भी देते हैं, ग्राउंडेड, तो फिर आपने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा लिया, इसलिए उस केस में सिर्फ 60% ही आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है कि जितना प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ेगा उतनी कम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ये परसेंटेज आपको याद करनी ज़रूरी है। यहाँ तक कोई शक है तो मुझे बताइए आप। अगर मान लेते हैं कि पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनरशिप फर्म ये काम कर रही है और उन्हें इंटरेस्ट देना है, तो जाहिर सी बात है आप वो माइनस कर सकते हैं और उसके बाद जो इनकम आएगी उसके वही 2 हिस्से कर देंगे। या फिर आपने पीजीपी इनकम निकाल ली पहले और फिर आप देख रहे हैं कितना परसेंटेज में माइनस कर सकता हूँ, डिडक्ट कर सकता हूँ, तो फिर इसी परसेंटेज में आप कर देंगे। इसी परसेंटेज में जो परसेंटेज बिजनेस को आ रहा है और जो एग्रीकल्चर इनकम को आ रहा है, उसी परसेंटेज में आप 2 हिस्से कर देंगे। मतलब 2 हिस्से, यानी कि इसका एक पोर्शन तो हो जाएगा एग्रीकल्चर के नाम और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, और एक पोर्शन हो जाएगा बिजनेस के नाम। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले नॉर्मली माइनस कर लीजिए और उसके बाद जो इनकम आए सब कुछ माइनस करने के बाद उसके 2 हिस्से करिए, तो फुल एंड फाइनल रहेगा कि भैया इसका एक पोर्शन एग्रीकल्चर है और एक पोर्शन जो है इसका बिजनेस है। अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाले 4 प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिसमें कि आपको ज़रूरत नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाने की, फिर भी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा दिया। जैसे कि मैं देखता हूँ कि किसान की टमाटो केचप आती है, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने टमाटो हो सकता है कि खरीदे हों या फिर उन्होंने खुद ग्रो करे हों। अगर उन्होंने खुद टमाटर ग्रो करे हैं और टमाटर को फैक्ट्री में लाए, अपनी उससे टमाटो केचप बनाकर बेच रहे हैं, तो वो टमाटो केचप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। पर टमाटो जो ग्रो करे उन्होंने खुद करे हैं, तो वो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो इस केस में आप क्या मानेंगे कि आपने टमाटो अपने ही बिजनेस को खुद ही ग्रो कर रहे हैं, बट अपने ही एक और बिजनेस को आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर, यानी कि मार्केट वैल्यू पर बेच दिए। तो आप अगर इसको बेच रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा सेल मार्केट वैल्यू पे,
और जो टमाटर ग्रो करने के खर्चे लगे वो माइनस करेंगे कि भाई इतना मेरा खर्चा लगा और मैंने अपने ही बिजनेस को मार्केट वैल्यू पर टमाटर बेच दिए, तो वो मेरा सेल माइनस कॉस्ट मेरा आ गया एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि मैंने अपने ही बिजनेस को फेयर मार्केट वैल्यू पर टमाटर बेच दिए, तो वो उस बिजनेस के लिए, जो टमाटो केचप का बिजनेस है, उसके लिए वो कॉस्ट बन गया। तो उसमें वो कॉस्ट लगाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ टमाटो की, माइनस, लिखना भूल गया, अदर एक्सपेंसेस भी करेगा टमाटो केचप बनाने के, और फिर उसको मार्केट में बेच देंगे टमाटो केचप को। तो वो टमाटो केचप की जो सेल प्राइस होगी उसमें से माइनस करेंगे, भाई टमाटो मैंने अपने ही बिजनेस से मार्केट वैल्यू पर लिए, माइनस मेरी और कुछ कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा बिजनेस की इनकम आ जाएगी। ये उन सभी केसेस में होगा जहां फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और वो करनी जरूरी नहीं है। एम आई राइट? वो आप कैसे बताओगे? यस, आई एम राइट। सो आपको बताना है हैव यू अंडरस्टूड? हाँ जी। अब आप बोलेंगे हाँ जी सर, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया समझ में, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, और कॉन्सेप्ट कराने के टाइम पर मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ उसको सुनिए, ई बुक आपके पास है, उसका प्रिंट आउट ले आइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ में सुनिए, और बुक में अगर कुछ मार्क करना है तो कर लीजिए। इससे बेस्ट पढ़ाई हो नहीं सकती है, कम से कम समय में आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। अब ये सुनने के बाद आप क्या करेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई है, ये सुनने के बाद मैंने कोई ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, मैं आधा घंटे से 40 मिनट के लेक्चर देता हूँ जिसमें कि 2-3 पेज को कवर कराता हूँ, मैक्सिमम 4 पेजेस कवर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर सुनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, जो चीज़ें बताई है, जो बुक में लिखी है उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके सुन सकते हैं। इवन 1.2x की स्पीड पर या 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं कि भाई एक बार नॉर्मल देखा, फिर दूसरी बार जो है थोड़ा सा तेज कर दोबारा सुन लेते हैं, और उस टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा और ज़्यादा होगा कि भाई ये मैं सुन चुका हूँ एक बार, या मैं सुन चुकी हूँ एक बार, जो है इसको कंफर्म कर लेते हैं, जो जो चीज़ें मैंने समझी है वो सही है या नहीं है। अगर आप 1.5x पे देखेंगे, 2x पे देखेंगे, आपका टाइम कम काउंट होगा, यानी आधा टाइम काउंट होगा, है ना, क्योंकि जब आप वीडियो प्ले करते हैं तब से स्टार्ट होता है, और वीडियो को कम देर चलाएंगे तो कम टाइम काउंट होगा। बट डरने की बात नहीं है, अगर आपका टाइम एग्जॉस्ट भी हो जाता है, आप मेरे तक आ सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 बार देखना है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। और फिर एक बार अपनी रिवीजन कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, कि हाँ एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे भी 120-125 पेज ही है, और आपका तो पीजीबी का अकेला चैप्टर 170-180 पेजेस का था, एक चैप्टर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं हमने कितना कम पढ़ने की कोशिश करी है आपके इनकम टैक्स में, यानी 60 नंबर 120 पेजेस में, 2 पेज में 1 नंबर कवर हो रहे हैं। बुरे नहीं है बिल्कुल भी। इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको इतना ब्रीफ में करवा देना आसान बात नहीं होती है। हाँ, मैं डेफिनेटली आपको होमवर्क देता हूँ कि जब भी मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जो मैंने आपको बताया। एक मेरी क्लासेस में क्या मिसिंग है कि भाई मैं लिख कर आपको आंसर सॉल्व नहीं कराता, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस होने के बाद उसको लिखकर खुद ट्राई करना पड़ेगा, जो बुक में आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कॉपी में लिखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या लिखी हुई है बुक में। इतना भी काम करेंगे तो बहुत है। सेकेंडली, आप चाहें तो आपकी स्टडी मटेरियल की रीडिंग लगा सकते हैं, प्रोविजन हमने सारे कवर करे हैं। ये आपका होमवर्क है, सेल्फ स्टडी है ये आपकी, कि आप करना चाहें तो पढ़ लीजिए बुक को। और थर्ड जो है वो नोट्स वगैरह रिवाइज हो गए, बुक के सारे क्वेश्चन खुद से भी आपने ट्राई कर लिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। उसके बाद हो गया कि भाई थोड़ा सा पास्ट ईयर देख लेते हैं, पास्ट ईयर के 1-2 अटेम्प्ट के देख लेते हैं। बस ये इतनी चीज़ करेंगे ना आप, मतलब ये बुक की रीडिंग नहीं भी करेंगे पूरी, बट खुद से सॉल्व करके उसके आंसर्स को रीड करेंगे और पास्ट ईयर देख लेंगे, और उसके आंसर से मैच कर लेंगे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो भी आपकी जो है एग्जामिनेशन पक्की है, इसकी गारंटी है। हाँ, सिर्फ 120 पेज बढ़ के जाएंगे और सोच रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशन ले आऊँगा, पास तो हो जाओगे, बट एग्जामिनेशन की गारंटी मैं नहीं दे सकता। आ भी सकती है, बट उसके लिए थोड़ा सा अगर एफर्ट करेंगे तो श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भैया मैंने बुक के क्वेश्चन खुद से ट्राई करके पूरा का पूरा देख लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ ली, सेक्शन नंबर देख लिए थोड़े से कि कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ पास्ट ईयर मैंने सॉल्व कर देख लिया, दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ, डाउट सॉल्विंग में फैसिलिटी आपको इसीलिए देता हूँ कि आप जो हैं कहीं पर अटके हैं तो मेरे पास आकर पूछ सकें कि भैया यहाँ पर ये ट्रीटमेंट क्यों करा है, मेरे को समझा दीजिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो वो बच्चे पास होंगे जो मेहनत करेंगे, और मैं मेहनत करवाता हूँ जी।
मैं 2 चीज़ें करता हूँ, मैं स्पून फीडिंग भी करता हूँ और मेहनत भी करवाता हूँ। स्पून फीडिंग किसके लिए? भाई जिसको सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए मैंने स्पून फीडिंग कर दिया, यानी कि जो बाकी टीचर्स इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल में बहुत सारा दे रखा है, उन्हें मैंने मिनिमम टाइम में जो है और मिनिमम कंटेंट से जो है पास होने जितना करवा रहा हूँ। मतलब सारी कवरेज मिनिमम पेजेस में देकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में उन्हें मैं पास होने की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। और दूसरा, जो लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह खुद से कर रहे हैं, बुक की रीडिंग भी लगाने के लिए तैयार हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं, मेरे से डाउट पूछने के लिए तैयार हैं, उनको मैं एग्जामिशन की गारंटी दे रहा हूँ। तो मैंने दोनों काम कर दिए। बाकी आपके ऊपर है, अल्टीमेट मेहनत तो आप ही को करनी है जी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल कंप्लीट दी चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद बुक का एक क्वेश्चन भी था पीजीपी का जो रह गया था, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।